ये जो एग्रीमेंट किया है ख़ास तौर पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट्स के हवाले से एंड सबसे बढ़ के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस के लिए वो बड़ी चीज़ है। जो अभी चाइना में एक इवेंट हुआ और उसमें एससीओ में अंदर आपने देखा कि जहां इंडिया ने पहलगाम की बात की है, मुन्नू तो सिर्फ इन्नी दसो चौड़ साहब एक मुल्क साबित करे अदर देन इंडिया जिसने कहा जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया है। तो सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसको भी जरा देखिए और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। दूसरी तरफ भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर था, अब जब भी सही समय आएगा हम पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। अली साहब असल तो अभी करना है, ये तो प्रैक्टिस थी, सबके बाद अभी भी लगता है कि मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार है। तो आप मेरी बात याद रखें, मोदी ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ यही करेगा और इनको खत्म करूं ये मुसलमानों को। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। और इमरान खान साहब क्या करते थे कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर क्या गांधी के इंडिया को हमने कभी क्रेडिट दिया था, कभी नेहरू के इंडिया को क्रेडिट दिया था? हमारा ये नैरेटिव पहले से यही है। भुट्टो साहब ने भी 68 में कहा था मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है, उस वक्त तो कोई बीजेपी नहीं थी। इनको अपनी बोई हुई हर फसल काटनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, अब पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक की अगर आप कहानी देखो ना, तो पाकिस्तान इसको वाइट वॉश करके ये कहना चाहता है कि भाई जो पहलगाम में हुआ वो इंडिया ने नहीं करवाया। अब ये सारी चीज़ें विथ प्रूफ इंडिया दे चुका है, ठीक है। लेकिन वही मतलब कि भाई कुछ जो प्रो पाकिस्तान या फिर इस टाइप के जो चैनल है उनको इंटरव्यूज़ देना है, उनको न्यूज़ देनी है। जैसे वो हुआ था ना, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पाकिस्तान ने अपने हिसाब से बोल दिया कि हमने इंडिया के फाइटर जेट गिरा दिए। तो उस न्यूज़ को पकड़कर एक अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी ने चला दिया। अब वो एजेंसी ने चलाया तो अमेरिका और पाकिस्तान और स्ट्रांगली कहने लगा। तो उसको किसी ने पूछा आप कैसे बता रहे हो, तो कि ये एजेंसी चला रही है। उस एजेंसी ने पूछा तो कि पाकिस्तान बता रहा है। प्रूफ किसी के पास नहीं है किसी के पास प्रूफ नहीं है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कशन में धीरे धीरे खुल रही है कि भाई देखिए कितना प्रोपेगेंडा चलाओगे भाई। रफ़ाल आपने गिराया, चलो मान लीजिए कि 2-5 नहीं, आपने 20 गिरा दिए, ठीक है। प्रूफ कहाँ है? एक का भी प्रूफ है आपके पास? कोई सैटेलाइट इमेज, कुछ भी? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। शकील चौड़ साहब, मैं बात करना चाहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के वज़राए आज़म जो हैं वो चाइना में थे। क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान को हाथ मिला लेना चाहिए था, पाकिस्तान की लीडरशिप को, या नरेंद्र मोदी साहब को आगे आना चाहिए था? क्योंकि पाकिस्तानी कहते हैं कि हमेशा हम ही हाथ आगे करते हैं, इंडिया की तरफ से आगे से हाथ नहीं आता। क्या कहेंगे चौड़ साहब? चीमा साहब, पहले भी मैं कोट कर चुका हूं, हम छोटा मुल्क होने के बावजूद हम पंगे लेते रहे हैं। तो वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट कि अगर हम चेंज चाहते हैं तो फिर हमें अपने जहन में कोई तब्दीली लानी होगी, एक पैराडाइम शिफ्ट लानी होगी कि हमें इस दुश्मनी ने कुछ नहीं दिया। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने की ज़रूरत है। हमारे एक बड़े ही रिस्पेक्टेड मिलिट्री ऑफिसर थे एयर मार्शल असगर खान, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि जितनी भी जंगें हुई उनका स्टार्ट हमने ही किया। तो फिर पीछे क्या रह जाता है? चौड़ साहब, ये जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला भी किया रिसेंटली 7 मई को, क्या वो इंडिया की तरफ से हमला नहीं था चौड़ साहब? मेरा ख्याल है जी कि आप जानते हैं कि ये जो टेंशन आई थी उनकी वजूहात क्या थी। उस 19 में भी एक वाकया हुआ था और अभी भी एक वाकया हुआ है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, कोई एक मुल्क अदर देन इंडिया ये कहे ये पाकिस्तान ने ये एक्शन, ये इंसिडेंट करवाया है? एक मुल्क साबित करे अदर देन इंडिया जिसने कहा जी पहलगाम पाकिस्तान ने कराया है। और दूसरा, मैं कहता हूं शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला लेते मोदी साहब के साथ, लेकिन मोदी साहब जब मिलते हैं हमला करते हैं, एरोगेंस होके आते हैं। मुझे ये बताएं चौड़ साहब, जब इन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने एक रैली में कहा था कि पाकिस्तान के नौजवानों अपनी रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, ये क्या चीज है चौड़ साहब? ये अमन है? जी चीमा साहब, एक तो ये आपने कहा कि जी जब
पहलगाम हुआ तो कितने मुल्कों ने कहा कि ये पाकिस्तान ने कराया है। तो सर माय काउंटर क्वेश्चन इज कि जब उन्होंने मिसाइल अटैक किया पाकिस्तान की 9 साइट्स पे या 10 साइट्स पे, कितने मुल्कों ने उसकी मजम्मत की कि दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया अगेंस्ट पाकिस्तान। इसी तरह से बालाकोट पे जब उन्होंने किया, कितने मुल्कों ने कहा कि जी दिस इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन बाय इंडिया। इसको भी जरा देखिए, और ये देखिए कि पूरी दुनिया ने कंडेम किया है ना, अभी एससीओ ने भी किया कि ये जो है पहलगाम जो है इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। हमारे यहाँ क्या चल रहा है, हर बंदा ये कह रहा है विच हैज बिकम द स्टेट्स नैरेटिव, ये जी उन्होंने खुद किया, जी खुद बंदे मारे ने। किस मुल्क ने कहा कि जी इन्होंने खुद किया है, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। नेम वन कंट्री, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन टर्की, कि जी ये फॉल्स फ्लैग है। और पाकिस्तान में आप देखिए हर बंदा ये कह रहा फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग, हमारा मंत्रा बन गया है ये फॉल्स फ्लैग का। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट, नॉट अ सिंगल कंट्री इन द होल वर्ल्ड, कोई मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं है जो ये कह रही हो कि जी ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके तो ग्लोबल टाइम्स तक देख लीजिए। तो चौर साहब, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं, हम छोटा मुल्क हैं, हम बात करना चाहते हैं। हमें ये बार बार ना कहा जाए कि आप अपना रवैया बदलें। क्या रवैया बदलें यार, हम तो दहशतगर्दी के मुतासरीन में से हैं। चौर साहब, आपको नहीं लगता कि इंडिया को हमारे से हाथ में लाना चाहिए? इंडिया भी तो कहता है ना टेररिज्म से मैंने लड़ना है, तो इससे तो अच्छा नहीं है कि इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका ये मिल के तो ऐसी ये काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स करें। अच्छा सर, ये मुझे बताइए कि हाफिज सईद और मसूद अजहर जो हैं वो कौन हैं और उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, और हाफिज सईद का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है सर? मैं चौर साहब, मैंने सवाल ये किया था, अब मसूद अजहर जो है या ABC कोई भी है, ही इज नॉट अ स्टेट्समैन। स्टेट्समैन तो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, जो ये कह रहे हैं पाकिस्तान की यूथ को आराम से रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। चीमा साहब, पूरी स्टेटमेंट आप कोट नहीं कर रहे, एक फ्रेगमेंट उसमें से आप कोट कर रहे हैं। पूरी कर ये कहा था ना कि पाकिस्तान के लोग जो है नौजवान आगे आए, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करें और इस दहशतगर्दी को रोकें। पूरी बात बताएं ताकि सर मुतासिर किस तरह से हुआ। मैं यही तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान में आप कोई ऐसी कमेटी बना दें, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि भाई किसकी पॉलिसियों, किसकी गलतियों की वजह से हम इन हालात को पहुंचे हैं। तो सर आपकी भी बड़ी पहुंच है माशाल्लाह, तो आप भी उस पहुंच से फायदा उठाएं और उनको कहें, मुतलका जो लोग हैं मुक्तदर लोग, कि भाई थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कर लो, पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। और इमरान खान साहब क्या करते थे कि जी ये गांधी का इंडिया नहीं है, ये नेहरू का इंडिया नहीं है। तो सर मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी उनसे कि सर अगर ये, क्या गांधी के इंडिया को हमने कभी क्रेडिट दिया था, कभी नेहरू के इंडिया को क्रेडिट दिया था? हमारा ये नैरेटिव पहले से यही है। भुट्टो साहब ने भी 68 में कहा था मुसलमानों को खत्म करने की कैंपेन जारी है, उस वक्त तो कोई बीजेपी नहीं थी। तो सर ये जो चीजें हैं ना कि सारी जंगें आपने कहा इंडिया ने शुरू की, सर एयर मार्शल असगर खान को सुन लें आप, उनका वीडियो मौजूद है। तो वी नीड टू बी सेल्फ क्रिटिकल, वी नीड टू बी डूइंग सम इंट्रोस्पेक्शन। सब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहाँ जाते हैं हैरान करते हैं, और अब वो यूके के विजिट पर थे, वहाँ पर जो डिनर दिया गया या उनके एजाज़ में जितनी भी तकरीबात हुई, सभी में उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो खबरों की जीनत है। लेकिन एक पॉइंट जो उन्होंने छेड़ दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जब उनसे रशिया यूक्रेन मामले पर सवाल किया गया, उसमें वो पहुंच गए अफगानिस्तान। अब उन्होंने कनेक्शन कैसे बनाया वो तो लंबी कहानी है, बट उन्होंने एक बार फिर कहा कि हम बगराम एयरबेस वापस चाहते हैं। उन्होंने वजह भी बता दी वो क्यों चाहते हैं। उन्होंने बता दिया कि इसकी लोकेशन चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि अमेरिका के लिए इस वक्त बगराम एयरबेस इतना अहम क्यों है? अमेरिका को तो खैर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज को 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं, और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और
और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज़ वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है। तो अब उसका मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ, ये छोड़ के वो चले गए जी। वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये चले गए और भागे यहाँ से तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। बट वो तो कह रहे हैं कि चाइना के पास कंट्रोल है। अब आइए ये डोनाल्ड ट्रम्प का, अब डोनाल्ड ट्रम्प ने ये ड्रामा किया है कि चाइना के पास कंट्रोल आ गया है उसका, और इसकी ये भी वजह है कि हम चाहते हैं कि चाइना वहाँ से निकले और हम खुद डील करना चाहते हैं अफगानों के साथ। और वो ज़ाहिर है अफगान को यही कह रहे होंगे कि हमारा बेस दे दो, बताओ कितने पैसे चाहिए। ये भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा। तालिबान घास खाएंगे मगर ये नहीं देंगे सब, क्योंकि उनका सारा जो आइडियोलॉजी है ये कैसे कि अपना फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जिसके साथ वो जंग उन्होंने 20-25 साल की है उसके हवाले जाके ये बेस कर दे ताकि अमेरिका आके वहाँ बैठ जाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अमेरिका का एलाय रहा है और अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं, ठीक ठाक लेन देन है, पाकिस्तान नहीं अमेरिका को बेस दे सकता। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन मार देगा सबको, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म एब्सोल्युटली नॉट याद आ जाता है। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका को पाकिस्तान कोई बेस दे दे। तो अफगानिस्तान तो भूल ही जाए ना बिल्कुल, मगर तालिबान नेवर। तो ये सरासर झूठ बोल रहा है एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पाकिस्तान के हक़ में बिल्कुल भी नहीं होगा। दोनों सूरतों में आप अगर किसी अमेरिका किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से लेने की कोशिश करे तो एक नई जंग का आगाज़, उसमें वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। किसी तरह अफ़गानिस्तान को इंगेज करके वो करना चाहे तो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट अमेरिकन का क्या है, अमेरिकन का इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान नहीं है, अमेरिका का इंटरेस्ट चाइना के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट के लिए वो तैयार रहना। तो मेरे ख़्याल में तो किसी भी सूरत में पाकिस्तान को इस चीज़ पर नापसंदीदगी का इज़हार करना चाहिए। अगर आप पहली अफ़गान जंग देखें उसमें भी अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट आप देखें, उसमें पाकिस्तान यूज़ हुआ। सेकेंड अफ़गान जंग देखें उसमें भी पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ उसमें, और आप एक बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, इस हद तक चले गए कि हमने तालिबान को यहाँ जो है वो बनाया। और आज की सिचुएशन में जब पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल एक नए उस पर जा रही है, और इस तरह का एयरबेस किसी भी सूरत में, जैसे चाइना कभी भी इसको पसंद नहीं करेगा, तो चाइना की जो है नाराज़गी पाकिस्तान मोल नहीं ले सकता। फिर जब CPEC के हवाले से आप देखें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना तक अगर वो हो रही है और इसमें बीच में ये आ जाए तो उसको ज़ाहिर है नहीं पसंद करेगा पाकिस्तान किसी भी सूरत में। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, पसंद तो अलग चीज़ है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है। फिर ये कि आप एक नए पाकिस्तान के अंदर अगर फ़र्ज़ करें अमेरिकन एक नई लड़ाई में चले जाते हैं और ये एयरबेस हासिल करने की, एक तो ये होता है ना कि चलें अफ़गान गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करके कोई किसी तरीके से आप कोई सेटलमेंट कर लें, और अफ़गान सरज़मीन जो है वो फिर वही होगा कि अगर कोई एग्रीमेंट हो भी जाए तो अफ़गान की सरज़मीन जो है वो फिर क्या चाइना के अगेंस्ट यूज़ होगी? क्यों चाहेगा अफ़गानिस्तान और क्यों चाहेगा पाकिस्तान? दूसरा जो पाकिस्तान की डिफ़िकल्टी है वो ये कि जो अफ़गान गवर्नमेंट है उसका इस वक्त रवैया जो है वो हॉस्टाइल है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और चाहे वो जितनी भी ज़बानी जमा खर्च करें, लेकिन TTP और अफ़गान तालिबान एक ही चीज़ हैं, एक ही सिक्के के दो रुख हैं उसमें। तो पाकिस्तान को मेरा ख्याल है इस पर बाकायदा, क्योंकि ये इज़ कमिंग फ्रॉम द अमेरिकन प्रेसिडेंट, किसी और के थे अमेरिकी सदर की उससे, तो पाकिस्तान को अपनी कंसर्न ज़रूर ऑफिशियली शो करनी चाहिए, अमेरिका को बिल्कुल करनी चाहिए। 10 लाख बांग्लादेशी बेरोजगार हो चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने की अपने सोशल ट्रुथ पे, उन्होंने बगराम एयरबेस की बात दोबारा की है, और बगराम एयरबेस पे इस दफा उन्होंने बात की, बड़ी सख्त बात की है, और अगर हवाले कर दी जाए तो मुनासिब है, वरना मैं उसको बगराम एयरबेस को मैं ले लूंगा। लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है, इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक बेस बन सकता है कि जहां से बड़ी जल्दी पाकिस्तान तक रसाई हासिल की जा सके। इसका असल हदफ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्रामों का कंट्रोल हासिल करना है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर मुअस्सर बनाना है। तो उन्होंने बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि उन्हें बगराम एयरबेस चाहिए। उन्होंने कहा है कि इफ़ अफगानिस्तान डजंट गिव बगराम एयरबेस, बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक ना कर दे।
लेकिन ये बड़ी एक बेबुनियाद बात है, क्योंकि पहले तो हमारी अमेरिकन नालायकी की नाकामी की वजह से $7 अरब का हमने असला छोड़ के वो गए। अगर दोबारा वही काम प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू करना है जिसके वो खिलाफ रहे हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि हम अफगानिस्तान को दोबारा खाने जंगी की तरफ धकेल रहे हैं, और यही भारत चाहता भी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या अब ये दोनों कंट्रीज एक ऐसे एज पर पहुंच चुकी हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं? जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि काबुल इंतजामिया पर इस वक्त कोई मुल्क अपना सरसूख रखता है तो वो भारत है, और इंडिया के पास अफगानिस्तान में एक नहीं दर्जनों ऐसे ठिकाने मौजूद हैं, और वो अमेरिका की हर वो सहूलत कार प्रोवाइड कर सकता है जो उनको दरकार है। नमस्कार दोस्तों, अब ट्रंप का कुछ दिनों पहले उसका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्विटर टाइप का, ट्रूथ सोशल, उस पर उसने ट्वीट किया था, और उसने ट्रंप ने भाई साहब कहा था कि क्योंकि इससे पहले बात हुई थी अफगानिस्तान के साथ कि हमें ये एयरबेस चाहिए, तो अफगानिस्तान ने तो मना कर दिया। तो इस चीज़ को लेकर फिर इसने धमकी दी, किसने, यूएस ने धमकी दी कि भाई जो एयरबेस हमने बनाया था, अगर वो एयरबेस हमें नहीं मिला तो आपको वार्निंग दी जा रही है कि आने वाले दिनों में बहुत तबाही हो सकती है। मतलब ज़रा से देखिए, अमेरिका की ऑडासिटी देखिए कि एक ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जो आपके आसपास भी नहीं है, बहुत दूर है, और आपने जब इस 20 सालों तक आप रहे तब आपको कुछ तो चाहिए था, आपको कुछ तो एयरबेस बनाने ही पड़ते, तभी तो आपका सर्वाइवल होता। अगर आप गए हो तो आपने कुछ चीज़ें तो बनाई होगी। जैसे वो ब्रिटिश कहते हैं ना, हमने इंडिया में ट्रेन प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने ये दिया। अरे भाई, ट्रेन उस समय लाना आपकी मजबूरी थी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का एक हथियार चाहिए था आपको। तो अब इसी चीज़ को बात हो रही कि अगर ट्रंप इस हिसाब से या फिर अमेरिका इस हिसाब से यहाँ पर आ गया ना, तो फिर आसपास के बहुत सारे कंट्री पर नज़र रखेगा वो बैठे बैठे, और जिसमें सबसे पहला विक्टिम जो होगा वो पाकिस्तान ही होगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। तो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ एक नई साजिश के ताने बाने शुरू कर दिए, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सदर ट्रंप अफगान तालिबान से बगराम एयरबेस का कंट्रोल वापस मांग रहे हैं, लेकिन काबुल इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पे इसका कंट्रोल अमेरिका के हवाले करने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे इनकी इस बात का रत्ती बराबर भी यकीन नहीं है। अब होने क्या जा रहा है, मैं आपको बताऊं कि हालिया दिनों में अमेरिका ने तालिबान पर दबाव डालने के लिए 2 मुनज़्ज़म इक़दाम किए हैं। अमेरिका ने पहला काम तो ये किया है कि तालिबान रहनुमाओं पर आयद सफरी पाबंदियों को ख़त्म नहीं किया। उसके अलावा अमेरिकन ऐवान नुमाइंदगान ने दफाई बजट में गैर मामूली तरमीम की मंजूरी दी, और इस तरमीम के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस हुक्काम को तालिबान मुखालिफ कुव्वतों के साथ इंटेलिजेंस शेयर करने की इजाज़त मिल गई। यानी अमेरिकन फोर्सेज अब न सिर्फ अफगानिस्तान की साबिक फौज के एहलकारों के साथ मिलकर काम कर सकेंगे, बल्कि तालिबान के सियासी मुखालफिन से बातचीत का आगाज भी कर सकेंगे। और यही नहीं है, ट्रंप इंतजामिया वो डॉलर्स की इमदाद भी बंद कर सकती है जो हर हफ्ते काबुल इंतजामिया को बजरिया हवाई जहाज भिजवाई जाती है। अब ये वो शवाहिद है जिनकी बुनियाद पे मैं बार बार अफगान तालिबान की नीयत पे शक का इजहार कर रहा हूँ। वो मुज़ाहमत की बजाय आसान रास्ते का इंतखाब करेंगे और बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले करेंगे, और चुपचाप अमेरिका से डॉलर वसूल करते रहेंगे। तो इंडिया की तो एक आदत है कि दुनिया भर में जहां कोई तनाज़ा खड़ा हो, ये अपना फायदा बटोरने के लिए पहुंच जाता है। भारतीय वजीर खारजा अपनी ऑफर लेके वाशिंगटन पहुंच गए। तो जयशंकर मेनन ने आज वाशिंगटन में अमेरिकन वजीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करके उनके साथ एक अपना प्लान शेयर किया। शैतान मोदी के इस चेले ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन से आपको जो भी खिदमात दरकार हैं वो हम आपको फराहम कर सकते हैं। जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि काबुल इंतजामिया पर इस वक्त कोई मुल्क अपना सरसूख रखता है तो वो भारत है, और इंडिया के पास अफगानिस्तान में एक नहीं दर्जनों ऐसे ठिकाने मौजूद हैं, और वो अमेरिका की हर वो सहूलत कार प्रोवाइड कर सकता है जो उनको दरकार है। तो मैं दावे से कह रहा हूं कि इंडिया काबुल इंतजामिया को मनाने की कोशिश करेगा कि आप बगराम एयरबेस अमेरिका के हवाले कर दें। तेजी के साथ बदलते हुए आलमी हालात की वजह से अब ये जनूबी एशिया इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। ऐसे वक्त में अमेरिका इस खित्ते में दोबारा अपनी मौजूदगी चाहता है। यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये आनन फानन तो नहीं है, लेकिन एक बार फिर बड़े शद्दोमत के साथ क्यों बागराम एयरबेस का जिक्र शुरू कर दिया है। और
इसके मकासद क्या हो सकते हैं? क्या इसका अल्टीमेट मकसद सिर्फ चीन है, चीन पे नजर रखना है, जैसे कि उन्होंने अपने एक दो बयानात में कहा भी है कि बागराम एयरबेस उस मकाम से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पे है जहां पे चीन का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या फिर इसका असल हदफ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्रामों का कंट्रोल हासिल करना है, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को गैर मुअस्सर बनाना है। लगता यह है कि जो जिसको कहते हैं ना कि पजल के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते जा रहे हैं। अब ये सारा एक हाइपोथेसिस या मफरूज़ों पे मबनी एक वीलॉग है, लेकिन अगर आप गौर करें, मुख्तलिफ डॉट्स, मुख्तलिफ नुक्तों को अगर मिलाएं तो हो सकता है ये आपकी समझ में आ जाए, वो लोग भी समझ जाएं जिनको इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं हैं। अब ऐसा लग रहा है कि एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल मंसूबा सामने उभर के आ रहा है और जिसका मुमकिना हदफ वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत को गैर मुअस्सर बनाना है। मास्टर प्लान इन्हें क्या हो सकता है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार जब्त करने हैं। उसके हवाले से जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनके हवाले से खुद अमेरिकी अखबारात में ये एक बयान आया कि एक ऐसा मंसूबा बना रहे हैं जिसमें बागराम तालिबान के बारे में नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस है। इन्हें पाकिस्तान के खिलाफ एक बेस बन सकता है कि जहां से बड़ी जल्दी पाकिस्तान तक रसाई हासिल की जा सके ज़रूरत पड़ने पर। मौजूदा वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, उनका ये कहना है या उनके हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक बागराम पर रैपिड रिस्पांस टीम्स की मंजूरी दी जा सकती है। बज़ाहिर ये ISI के असर रसूख को रोकने के लिए होगी, मगर अमरीकी अंदरूनी ज़राए के मुताबिक ये पाकिस्तान पर एटमी मुदाखलत की मशकें भी हो सकती हैं। जितनी जो खुफिया फोर्स आएगी, आमतौर पर आपको मालूम है कि जितने खुफिया मिशंस होते हैं या बैरून ममालिक में, सबसे पहले वहाँ पे CIA के लोगों को डिप्लॉय किया जाता है सिफारतकारों की शक्ल में। उसके बाद फिर मेरीन लाए जाते हैं, स्पेशल फोर्सेस के जो अहलकार हैं वो आते हैं। माइक पॉम्पेओ ये साबिक CIA चीफ हैं, इस वक्त काबीना में तो नहीं है, मगर उसका एक पुराना नज़रिया था माइक पॉम्पेओ का कि एक खुफिया एटमी निगरानी फोर्स बनाने पर गौर किया जा सकता है। अब वो क्यों पाकिस्तान को निशाना बनाएंगे? वो इसलिए कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान एटमी कुव्वत है। बताया जाता है कि इसके पास 170 के करीब वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, जो कि इन लोगों की नज़र में खटक रहे। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तेजी से बेहतर हुए, लेकिन जब हम माजी को देखते हैं तो बड़ा फितरी सवाल ये बनता है कि ये ताल्लुकात कितने पायदार होंगे। इसको सबसे पहले जो गुत्थी सुलझाने वाली है वो ये कि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को हमने नॉमिनेट किया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, हमने, तो शर्म आनी चाहिए हमें खुद को फलस्तीनियों का हामी और साथी कहते हुए। नाजरीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कोई ज्यादा पूरी उम्मीद नहीं होना चाहिए हमें। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। तो इस वक्त पाकिस्तान न जाने शायद किस वजह की बुनियाद पे अमेरिका की गोद में बैठ गया जाके। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया। समझ रहे हैं आप? अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान की। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। बेल्जियम ब्रसल से एक बहुत ही अहम खबर है। बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी और इन्होंने उसमें नामजद कर दिया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को।
नमस्कार दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ समय के अंदर देखो ना तो आसिम मुनीर 2 बार अमेरिका जाकर आया, दो बार, मतलब एक बार तो वो खुद गया था, दूसरी बार उसके प्रधानमंत्री के साथ गया था। अब देखने वाली बात यह है कि कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं। हालांकि इंडिया होता तो वो जाता भी नहीं, मतलब कि इंडिया के अंदर अगर ऐसे कोई होते, चाहे वो कोई भी हो, तो पीएम उसको उनके साथ नहीं ले जाते। लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ जा रहा है तो कई सारे पत्रकार हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई 2 बार, और चलो मान लीजिए जाते भी है तो अपने देश को जो रिप्रेजेंट करने वाला होता है वो प्रेसिडेंट या फिर पीएम होता है। पाकिस्तान के केस में देखें तो पीएम है। तो आप ये कैसे ये सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं कि भाई फील्ड मार्शल वहाँ पर या फिर एक आर्मी चीफ वहाँ पर जाएगा, और जाकर वैसा वो कर क्या रहा है। मतलब अगर इस तरीके से कंट्री के डिसीजंस के अंदर अगर वो दखल देते हैं तो आखिरकार सोचने वाली बात ये है कि तो पीएम किस लिए है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो फिर ऐसा ही डिक्लेयर कर दो ना कि एक आर्मी है जो चला रही है कंट्री को, तो ये खोखली डेमोक्रेसी और ये सारी चीज़ें क्यों की जाए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात तेजी से बेहतर हुए हैं, लेकिन जब हम माजी को देखते हैं तो बड़ा फितरी सवाल ये बनता है कि ये ताल्लुकात कितने पायदार होंगे। बड़ा अच्छा सवाल है, हम भी इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश में हैं। और मेरा अपना ख्याल तो यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में माजी को भी देखें और हाल में जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको भी हम सामने रखें, तो कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं होना चाहिए हमें। ये अलग बात है कि इस वक्त जो सदर ट्रंप जो हैं फेवरेबली इंक्लाइंड हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड्स पाकिस्तान, तो हमें इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा लेना चाहिए। क्योंकि वाइट हाउस में नेक्स्ट कौन आता है हमें नहीं मालूम, और चूँकि सदर का बड़ा अहम बल्कि की रोल होता है अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में, तो इस वजह से कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई ऐसे बायलैटरल इंस्टीट्यूशंस हम डेवलप कर लें कि अगर वाइट हाउस में कोई डेमोक्रेट भी आ जाता है या फिर कोई रिपब्लिकन भी, तो कम से कम कुछ ना कुछ म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप कायम रहें। अनलाइक द पास्ट जब हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान, दहशतगर्दी, इन सारी चीज़ों पे हमारी कन्वर्जेंस थी। लेकिन ये है कि सदर ट्रंप ने जो ट्वीट किया है, ख़ास तौर पे जो उनकी मुलाकात हुई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ, उसके बाद उन्होंने सिर्फ जो उन इश्यूज़ का जिक्र नहीं किया टेररिज्म का, बल्कि इन्वेस्टमेंट की बात भी की, ट्रेड की बात भी की। और अगर वो मिनरल्स में आकर इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी से इन्वेस्ट करते हैं, तो नथिंग लाइक दैट, वो तो एक हमारे एक परमानेंट फिक्सचर हो जाएगा, विच इज़ गुड फॉर बोथ कंट्रीज आई बिलीव। और ये भी खुश आइंद है कि हमारा ट्रेड एग्रीमेंट, टैरिफ एग्रीमेंट भी हो गया है अमेरिका के साथ। अब आप देखिए कि इधर पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ 25% टैरिफ है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को 2 महीनों में 2 दफा बुलाया गया, समझ रहे हैं आप। और फिर ये जो साहब है, ये जो जनरल कोरिला है, ये साहब पाकिस्तान भी आते हैं, इनको निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया जाता है। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं ये बता दूं, जिस जनरल को हमने निशान इम्तियाज मिलिट्री दिया है, फलस्तीनियों के कत्ल में इसका सबसे बड़ा हाथ है। बाय द वे, ये जो हम नारे मारते फिरते हैं कि फलस्तीन हमारा, फलस्तीन की आजादी, सब झूठ है, बकवास है ये। सबसे पहले आसिम मुनीर साहब ने दौरा अमेरिका अपना मुकम्मल किया, उसके बाद वो बेल्जियम गए। वो बतौर आर्मी चीफ जा रहे हैं, फील्ड मार्शल जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी वो खिताब कर रहे हैं, ताजरों से भी वो मिलते हैं और सियासी और इंतज़ामी मामलात में वो इंटरफेयर करते हैं। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसका पूरी तरह से सियासत में और इंतज़ामी मामलात में, वजारत ख़ारजा में, वजारत दाखिला में और तमाम मईशत समेत हर जगह पे उनका अपना एक किरदार है। पाकिस्तानी कम्युनिटी से उन्होंने खिताब किया, वहाँ भी वो सोशल मीडिया को नहीं भूले। यानी सोशल मीडिया एक ऐसी प्रॉब्लम है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो उनके आसाब पे सवार है। जितनी फिक्र और कोशिश सोशल मीडिया को तबाह करने के लिए की गई है, उससे आधी कोशिशें और वक्त सर्फ किया जाता है दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए या पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, तो पाकिस्तान के हालात आज शायद पहले से काफ़ी बेहतर होते, लेकिन इस तरफ तवज्जो दी नहीं गई। अच्छा, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से मैं कोई बात आपको बताऊं। इससे पहले जो बेल्जियम का आर्मी चीफ का दौरा, उस हवाले से एक दावा सामने आया है और ये बाकायदा 1-2 ट्वीट्स मेरे पास मौजूद हैं। एक मोहम्मद फैसल साहब का ट्वीट है और ये कहते हैं जी कि बेल्जियम के दौरे पर आए हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने बेल्जियम में FIR कटवा दी है। FIR में आर्मी चीफ पर सफारतखाने के एहलकारों के जरिए हमला करवाने का इल्ज़ाम है।
एक दस्तावेज है वो जमा करवाई गई है बेल्जियम में और पाकिस्तानियों की जानिब से, जिसमें कुछ जराइम के हवाले से या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से डाटा शामिल है। शिकायत कुनिंदा जो है उसका नाम है शेख मोहम्मद अदील, जो अब तक इतला सामने आ रही है और ये भी सोशल मीडिया से बेल्जियम से ये इतलात आ रही हैं। बहरहाल इल्ज़ामात जो है वो इसमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन का कत्लेआम, अगवा और तशद्दुद वो इसके अंदर शामिल की गई इस दस्तावेज़ में। और इसके अंदर जो सबूत साथ मुंसलिक किए गए हैं वो मुख्तलिफ NGOs और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्टें और मीडिया के मज़ामीन इसके अंदर शामिल किए गए हैं। और साथ उन्होंने ये कहा कि इस मामले को फेडरल प्रोसिक्यूटर को भिजवाना चाहिए और गिरफ्तारी के वारंट्स और ये वो सब, और ये दस्तावेज संगीन इल्ज़ामात की निशानदेही करती है और कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त करती है। ये लेकिन असल मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या यही आर्मी चीफ कंटिन्यू करेंगे सन 2026 में और 27 में, और कितना कंटिन्यू करेंगे, इस पे हम बार बार बात करते हैं। वजह यह है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं तब तक उन लोगों के लिए कोई भी तहरीक चलाना मुमकिन नहीं होगा और इस हुकूमत के खिलाफ कोई भी एक्टिविटी उनकी कारामद नहीं होगी, क्योंकि पूरी ताकत से पूरा इदारा इस्तेमाल किया जाएगा और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते की एक रुकावट बनेगा। तो जो एक पॉलिटिकल वो कहते हैं ना जी हमें दिया जाए लेवल प्लेइंग फील्ड, तो वो उन्हें लगता है कि नहीं मिलेगी जब तक कि आर्मी चीफ है हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब। और अब ये लड़ाई नई नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। बहरहाल जो भी है, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कुछ लोग खुलकर कहते हैं, कुछ लोग दबे लफ्जों में कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का पूरा हाथ है।